कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब? ये दुनिया, ये गैलेक्सी, इनफैक्ट ये पूरा यूनिवर्स जिसे हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो भी जिसे हम नमस्ते इंडिया, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अरुण। कभी ना कभी आपने भी एक प्रश्न किया होगा कि कैसे बनी ये दुनिया, ये पृथ्वी, चांद, सितारे और ये पूरा अंतरिक्ष। तो चलेंगे आज हम अंतरिक्ष के उसी सफर पर और जानेंगे कैसे हुआ इस ब्रह्मांड का निर्माण। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से 13.7 बिलियन ईयर पहले एक एटॉम से भी छोटे और डेंस पॉइंट में एक धमाका होता है, और उस धमाके से उन सभी चीजों का निर्माण होना स्टार्ट होता है जिसे आज हम अंतरिक्ष कहते हैं। ये धमाका कैसे हुआ और किसने किया ये तो पता नहीं, पर इतना डेफिनेटली पता है कि इसमें डोरमामू और थाइनोस दोनों का हाथ नहीं है। इस एक्सप्लोजन से पहले चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था, न समय, न ग्रेविटी, न स्पेस, इवन देन आप जो कुछ भी सोच सकते वो कुछ भी नहीं। और इसी एक्सप्लोजन को कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। और इसी एक्सप्लोजन के साथ जन्म होता है स्पेस और समय का भी। माना जाता है इस एक्सप्लोजन का टेम्परेचर 1 के आगे 32 जीरो लगा दे इतना रहा होगा, और 1 माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम में पूरे स्पेस में प्योर एनर्जी फैलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि करोड़ों साल तक फैलती रहती है। इसी एनर्जी के चलते मैटर और एंटी मैटर में फॉर्मेशन होता है। मैटर जिससे मैं, आप और ये पूरी दुनिया बनी। एंटी मैटर जिसके पास आते ही मैटर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसी तरह स्पेस में लगातार ब्लास्ट होते रहते हैं। हालांकि इस वॉर में मैटर जीत जाता है क्योंकि वो एंटी मैटर से कुछ ज्यादा होता है, और इसी आखिरी ब्लास्ट से जन्म होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यही फोर्स हाइड्रोजन के परमाणुओं को कंप्रेस करता है और वहां का टेम्परेचर लाखों गुना बढ़ा देता है। और जहां पर यह टेम्परेचर करोड़ों गुना होता है, वहां पर एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया से खरबों तारे और आकाशगंगाएं जन्म लेती है। इन्हीं कई आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा मिल्की वे भी है, पर अभी वहां पर ग्रह बनना स्टार्ट नहीं हुआ। लाखों साल बाद ग्रेविटी अपना पावर दिखाने लगती है और एस्टेरॉइड और धूल के कणों को आपस में जोड़ने लगती है, जिससे कई ग्रहों का निर्माण होता है। पर अभी भी मिल्की वे में हाइड्रोजन गैस बची थी, जिससे न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता है और एक तारा हमारे सामने उभर कर आता है जिसे आज हम सूरज के नाम से जानते हैं। और ये भाई साहब मार्केट में आते ही और ये सूरज भाई साहब मिल्की वे में आते ही इतनी पावरफुल सोलर विंड छोड़ते हैं जिससे मिल्की वे से सारे छोटे ग्रह बाहर हो जाते हैं और बच जाते हैं कुछ बड़े ग्रह जिसे आज हम देख सकते हैं और उनके कुछ उपग्रह। पर अभी भी पृथ्वी पर जीवन नहीं बन पाता। इसके लिए हमें समय में काफी आगे जाना होगा। पहली गलती होती है सन 1608 में एक डच आई ग्लास मेकर हेंस लिपर्शे की शॉप में 2 बच्चे लेंसों से खेल रहे थे। उन बच्चों ने लेंसों को कुछ इस तरीके से रखा जिससे उन्हें दूर के ऑब्जेक्ट भी साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यहीं से हेंस लिपर्शे को आइडिया आता है किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 गुना तक साफ देखने का। सन 1609 इटालियन पॉलीमेथ गैलीलियो गैलीली
ने अपने पहले टेलीस्कोप की रचना की और अंतरिक्ष की ओर देखा, जिन्हें आज हम फादर ऑफ टेलीस्कोप भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी बड़ी आसानी से देख सकते थे, जिसके कारण दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष में रात को देखते हुए कुछ नोटिस किया कि कुछ तारे एक्चुअल में ग्रह है और वह भी अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे हैं, परंतु पृथ्वी के नहीं, सूर्य के। और फिर गैलीलियो ने 15वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का समर्थन किया, जिसका सिद्धांत था ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी प्रतिदिन अपने ध्रुवी पर एक दिन में चक्कर लगाती है और प्रतिवर्ष सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पर इन दिनों भी धर्म के नाम पर सच्चाई को दबा दिया गया। यह बात उस समय के चर्चों को नागवारा गुजरी, क्योंकि उस समय तक धर्म ग्रंथों की विचारधारा थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इसलिए उन्होंने गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा दी और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी से रिलेटेड सारी चीजें और किताबों पर पाबंदी लगा दी। इसी के साथ में गैलीलियो की कारावास में ही मौत होती है। पर सच्चाई कब तक छुपने वाली थी? साल दर साल इंसानों के विकास के साथ साथ टेलीस्कोप का भी विकास होते गया और साथ ही हमने कई नए ग्रहों की खोज भी की। पर अंतरिक्ष में देखने की दूरी भी अभी तक सीमित और हम उतना ही जानते थे जितनी दूर तक हम देख पा रहे थे। फिर शुरुआत होती है 19वीं सदी की। मानव सभ्यता तैयार थी अंतरिक्ष में झांकने के लिए और उसके रहस्य जानने के लिए। सन 1917 कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में 100 इंच होकर टेलीस्कोप बनकर तैयार था। संस्थान की स्थापना करने वाले जॉर्ज एलेरी हेल ने अपने सूर्य के शोध को आगे बढ़ाने के लिए इस टेलीस्कोप की स्थापना करवाई थी। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या देखा था उन्होंने ऐसा? उन्होंने अंतरिक्ष में देखा है कुछ अजीब से चमकीले बादल, कुछ गोल, कुछ स्पाइरल, तो कुछ अनिश्चित आकार के, जिसे आज हम नेबुलास कहते हैं। पर उस समय तक इसे कोई नहीं जानता था कि ये क्या चीज है और ये कितनी दूर स्थित है। कुछ खगोल शास्त्री मानते थे कि ये मिल्की वे के छोर में स्थित आइलैंड यूनिवर्स है, मतलब दूसरी गैलेक्सिया। पर यह सब कल्पना मात्र थी। दूसरी गैलेक्सिया मतलब एलियन टेक्नोलॉजी। इसे जानने के लिए जॉर्ज हेनरी ने खगोल शास्त्रियों को इनवाइट किया इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए। हार्लो शेप्ली, एडविन हबल, अल्बर्ट माइकलसन, इन तीनों खगोल शास्त्रियों ने इस ऑब्जर्वेटरी में काम किया और कई खोजें भी की। उन्हीं में से एक थे एडविन हबल। हबल दिन रात नेबुलास पर रिसर्च कर रहे थे। वे पूरी रात बैठकर टेलीस्कोप से नेबुलास को देखा करते थे। उसी में से एक नेबुला ने उनका ध्यान आकर्षित किया, एंड्रोमेडा नेबुला। सन 1923 में हबल ने एंड्रोमेडा नेबुला के तारों का पता लगा लिया। अब तक वो जान चुके थे कि यह एक अलग गैलेक्सी है, पर इसे साबित करने के लिए उसकी दूरी बताना उन्हें जरूरी था। हबल ने सेपिड वेरिएबल तारे की खोज की। इसका उपयोग अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए किया जाता है। सेपिड वेरिएबल तारे की आंतरिक चमक, इन तारों में होने वाले परिवर्तन को चार्ट करके हबल ने पाया कि एंड्रोमेडा सेपिड वेरिएंट तारे मिल्की वे में मौजूद नहीं है, बल्कि वे मिल्की वे से 8 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस अंतर के कारण
हबल को विश्वास हो गया कि एंड्रोमेडा नेबुला एक तारा नहीं बल्कि एक पूरी आकाशगंगा है। हबल ने इस तकनीक का उपयोग कर ब्रह्मांड में और भी नेबुलास का अध्ययन करना शुरू कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि हमारी आकाशगंगा के अलावा भी लाखों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद है। फिर होती है हमारी दूसरी गलती। सन 1964 रॉबर्ट विड्रो विल्सन, आर्नो एलन पेंजियास, इन दोनों ने मिलकर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज की। इस रेडियो टेलीस्कोप के एंटीना से अंतरिक्ष की माइक्रोवेव और रेडियो वेव को ऑब्जर्व किया जा सकता था। इन दोनों का मकसद मिल्की वे से छोड़ी जाने वाली उन हल्की किरणों को देखना बस था। उन्हें क्या पता था कि इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलने वाला था। हुआ ये कि गलती से टेलीस्कोप एम्प्टी स्पेस की ओर कर दिया गया और वहां से उन्हें माइक्रोवेव सिग्नल मिले जहां पर कुछ नहीं होना था और टेम्परेचर -0 होना था, पर इन्हें वहां से उस टेम्परेचर से 3 गुना ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा था। फिर इन्हें लगा कि हो सकता है कि टेलीस्कोप में कोई गलती हो, तो इन्होंने टेलीस्कोप को चारों ओर घुमाया और चारों ओर से इन्हें वही सिग्नल्स मिल रहे थे जो दर्शाते थे बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद अंतरिक्ष में जो कण बिखर गए थे वो आज भी माइक्रोवेव किरणों के रूप में मौजूद है। सन 2001 को लॉन्च किया गया विल्सन माइक्रोवेव आइनोट्रोपी प्रोब, जिसे वीमैप भी कहा जाता है, जो बिग बैंग एक्सप्लोजन से उत्पन्न हुई सूक्ष्म तरंगी विकिरणों को मापता है और 9 साल की मैपिंग के बाद हमें यह मिलता है। यह स्क्रीन पे जो इमेज है ये हमारे पूरे ब्रह्मांड की इमेज है और मैं इस ब्रह्मांड की किसी एक छोटी सी आकाशगंगा के एक छोटे से ग्रह पर एक छोटे से देश में एक छोटे से सिटी में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगले वीडियो में जानेंगे पृथ्वी और हमारा जन्म कैसे हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।